स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी तो अपनी चल ही रही है, ठीक है। और आज हम जो है एक विशेष लेक्चर डिस्कस करेंगे, यानी जो मूल अधिकार होते हैं हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर के जो 35 में हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं उसके बारे में क्या होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में कि इस अनुच्छेद में हमें कौन सा मूल अधिकार हमें मिला हुआ है, ठीक है, या इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है मूल अधिकारों के बारे में। तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट फैक्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, उसके उद्देश्य से हम जो है ये लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको डिटेल से डिस्कशन इसका देखना है, ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में, यानी एक एक प्रावधान की जो मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा तो ज़्यादा शॉर्ट यानी ज़्यादा डिटेल से हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। एक शॉर्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन नहीं करेंगे। केवल कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के लिए हम जो है ये वीडियो डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल से आपको डिस्कशन देखना है तो मेरे चैनल पर जो है वीडियो डली हुई है, ठीक है, तो वहाँ जाकर के आप मूल अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। डिटेल से वहाँ मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। इसके अलावा जो भारत की राज्य व्यवस्था है यानी इंडियन पॉलिटी है वो कंप्लीट मेरी जो है चैनल पर चल रही है, ठीक है। चाहे भारत का बड़ा से बड़ा एग्जाम क्यों ना हो या छोटे से छोटा एग्जाम हो, वहाँ पे जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं उन सभी के बारे में मैं डिटेल से डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए हमें जो है मूल अधिकार मिले हुए हैं अनुच्छेद 14 से 18 में हमें समता का अधिकार मिला, यानी समता का अधिकार माने कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यानी मित्रों अनुच्छेद 14 क्या बात करता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यानी विधि के समक्ष समता का मतलब होता है विधि कानून के समक्ष जो है सभी समान हैं, पहली बात। दूसरी, विधि का समान संरक्षण का मतलब हमने जो है किसी भी व्यक्ति के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं दिया, यानी किसी भी व्यक्ति को हमने जो है कोई विशेष अधिकार नहीं दिया, सभी को हमने समान रखा है। ये हुआ अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, गण, ठीक है, इसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे वहाँ पे यानी कुओं पर पानी पीने में या जो है कहीं मंदिर में प्रवेश करने में, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 इसी की बात करता है। अनुच्छेद 16 क्या बात करता है कि जो नौकरियाँ होती है, ठीक है, लोक नियोजन, ठीक है, तो जो सर्विस होती है, जो भी सेवाएं होती है, उन सेवाओं में हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। ये नौकरियों में जो है भेदभाव की बात करता है और ये जो समाज में या साधारण जो भेदभाव करते हैं हम, ठीक है, उसकी बात करता है। अनुच्छेद 17 बात करता है अस्पृश्यता का, यानी छुआछूत के अंत की बात करता है। यानी वर्तमान में अगर आप छुआछूत किसी के साथ करते हो तो आपको जो है सजा हो सकती है, ठीक है। आपने उसके मूल अधिकारों का जिसका आपने उल्लंघन किया है तो उसके आधार पर आपको मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर आपको सजा मिल सकती है, ठीक है। और जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया है आपने, वो व्यक्ति जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 की हमने बात की। अनुच्छेद 18 क्या कहता है मित्रों, कहता है कि उपाधियों के अंत की बात करता है। क्या कि राज्य जो होगा ना, जो भी सरकार होगी वो एक तो सेना में और एक विद्या में, यानी एक तो मिलिट्री में और एक एजुकेशन में, इन दो ही क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को उपाधियां दे सकती है, ठीक है। और एक जो मित्रों मामला उठ के आया था कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म जो श्री दिए जाते हैं, ठीक है, ये जो 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, क्या ये भी उपाधियां हैं? तो ये जो मामला मैंने डिस्कशन किया था मूल अधिकारों के चैप्टर में और डिटेल से मित्रों वहाँ पे डिस्कशन चलता है, यानी वहाँ लंबी वीडियो बनती है और वहाँ पे एक एक प्रावधान पर, एक एक शब्द पर मैं डिटेल से डिस्कशन करता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जो वहाँ जाइएगा और मेरी चैनल पर जितनी भी वीडियो चाहे किसी भी टॉपिक से संबंधित है उसको आप देखना, आप विश्वास करने पर मजबूर हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो मामला उठ करके आया था ना पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बारे में कि यह भी क्या ये भी उपाधियाँ हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये उपाधियाँ नहीं है, ये तो एक पुरस्कार है जो राज्य देते हैं, इसके कारण हम जो है हमें इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अब हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में क्या कहता है। अनुच्छेद 19 की अगर मित्रों अपन बात करें ना, अनुच्छेद 19 हमें 6 मूल अधिकार देता है। कौन कौन से? वहाँ के अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, ठीक है। यानी वहाँ के अभिव्यक्ति यानी आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप जो है कहीं भी सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन बिना किसी, यानी आप सम्मेलन तो कर सकते हो लेकिन बिना किसी हथियार के। आप संघ भी बना सकते हो, यानी आप सहकारी समिति बना सकते हो, आप क्लब बना सकते हो, आप जो है यूनियन बना सकते हो, ठीक है। और संचरण यानी आपको जो है भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, बेशक अगर कहाँ पे, यानी राज्य इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। यानी मित्रों इस जो हमें मूल अधिकार मिले हैं ना, इन पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है कई बार। कैसे? अगर मान लीजिए कई जनजातियों का, यानी कोई अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है और वहाँ जो है घूमने पर आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है,
क्योंकि वहाँ की जो रीति रिवाज है उसको आप नुकसान पहुँचा सकते हो। फिर जैसे निवास है, यानी आप भारत में कहीं भी रह सकते हो, बजाय कि वहीं अनुसूचित जनजातियों के माध्यम से आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर वृत्ति, यानी आप व्यापार कर सकते हो, आप कोई भी व्यवसाय अपना सकते हो, लेकिन आप कोई जो गलत व्यवसाय है या अनैतिक व्यवसाय है, यानी जैसे मान लीजिए कि आप गलत व्यवसाय कर रहे हो, देह व्यापार या जो भी सेक्सुअल वर्कर होते हैं, तो वो उन कामों में आप जो है शामिल नहीं हो सकते, यानी आप वो व्यवसाय नहीं कर सकते। तो ये अनुच्छेद 19 के तहत हमें मिला हुआ अधिकार। अनुच्छेद 20 की अपन बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी मित्रों अगर मान लीजिए आपने अपराध कर दिया और आपके अपराध का हमें दोष सिद्ध करना है, यानी पुलिस को आपके अपराध का दोष सिद्ध करना है, तो केवल और केवल मित्रों जो आपने अपराध किया है ना, उसी अपराध के लिए आपको सजा मिल सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपराध कोई और किया है, आपको सजा किसी और के लिए दी जा रही है, ठीक है। और एक अपराध के लिए आपको एक ही सजा दी जाएगी। आपको ऐसा नहीं एक अपराध आपने किया और आपको 3 सजाएं दे रहे हैं, यानी आपको कारावास भी दिया जा रहा है, फिर कारावास आपका पूरा हुआ तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 20 के तहत हमें मिला हुआ है। अनुच्छेद 21 की अपन बात करें तो प्राण और देह की स्वतंत्रता का यहाँ बात की जाती है, यानी चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए भारत में, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए या वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन ही क्यों न लग जाए, लेकिन आपकी जो अनुच्छेद 21 है ना, सॉरी मित्रों अनुच्छेद 20 भी और अनुच्छेद 21 भी, यानी 20 और 21 इस परिस्थिति में भी आपके बंधे रहते हैं, यानी आपकी जो स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको आपकी शरीर का, यानी आपको अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है। आपको अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो कैसी भी परिस्थिति में जो है हनन उसका नहीं होता, यानी वो अधिकार आपके पास बना रहता है, चाहे भारत में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा है। अब इसमें जो हम सूचना के अधिकार को भी शामिल करते हैं, निजता का अधिकार हो गया, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार होगा, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो गया। इसके अलावा आपको जो है अगर हम देखें तो आपको जो है शोरगुल, अगर मान लीजिए कोई शोरगुल कर रहा है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध आपको जो है कार्रवाई करने का अधिकार है, ठीक है। तो बहुत से अधिकार इसमें शामिल करते हैं, लेकिन मित्रों हड़ताल का अधिकार हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। इस बात का आप हमेशा याद रखना, हड़ताल आपका मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार की अपन बात करें तो अनुच्छेद 21 की बात करता है, ठीक है। वही अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा हमने, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हम लेकर के आए थे 2002 में, और उसके माध्यम से हमने एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा था और मूल अधिकार भी हमने जोड़ा, अनुच्छेद 21 का है, ठीक है। और फिर हम अनुच्छेद 21 को, ठीक है, और संविधान संशोधन अधिनियम 86वें को पूरा करने के लिए हम राइट टू एजुकेशन भी लेकर के आए, RT एक्ट लेकर के आए थे, जिसके माध्यम से 25% सीटें प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो निर्धारित करते हैं गरीब बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये मैंने चर्चा की 21 की। अब 22 की अगर अपन चर्चा करते हैं ना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी मित्रों अगर राज्य को ये लगे कि आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हो या आप कोई षड्यंत्र ऐसा रच रहे हो कि राज्य की उसके, यानी राज्य की जो सुरक्षा है उसको खतरा है, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी भविष्य में आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो तो उस कारण के आधार पर, ठीक है। और निरोध से संरक्षण, यानी आपने मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है, यानी वही बात आती है कि आप कोई गलत काम करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले गलत काम आपने नहीं किया, उससे पहले आपको सरकार गिरफ्तार कर लेगी, तो ये अनुच्छेद 22 में कहा गया है। फिर मित्रों तीसरा मूल अधिकार जो हमें मिला है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी बात की जाती है। क्या कहता है, बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है कौन सा, अनुच्छेद 23, यानी बलपूर्वक, बलात्कार का मतलब होता है बलपूर्वक और श्रम का मतलब काम करवाना, यानी मित्रों आपसे कोई व्यक्ति बलपूर्वक काम नहीं करवा सकता, ठीक है। ये हुई अनुच्छेद 23 की बात। और अनुच्छेद 24 की अपन बात करें तो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो भी होंगे उसको आप जो है संकटपूर्ण, यानी संकटकालीन जो काम है, जैसे चूड़ी बनाने का काम हो गया या कोई भी ऐसे जो काम होते हैं ना गलत काम, उनमें आप उसको नहीं लगा सकते 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। लेकिन ऐसा कोई काम है, मान लीजिए कोई अच्छा काम है, ठीक है, तो उस अच्छे काम को तो बेशक आप उसको लगा सकते हो, लेकिन गलत काम में आप उसको नहीं लगा सकते। तो ये अपने बात की शोषण के विरुद्ध अधिकार की, ठीक है। अगर अपन चौथे अधिकार की बात करें, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, कौन सा 25 से 28 की हमें जो है बात करता है। क्या कहता है अनुच्छेद 25, क्या कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी मित्रों आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हो, ठीक है। किसी भी धर्म में आप जो है, यानी किसी भी धर्म में आप अपना विश्वास जता सकते हो, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, उसके धर्म की आप प्रचार भी कर सकते हो, आपको ये स्वतंत्रता हमने दी है। किसने, संविधान के द्वारा आपको स्वतंत्रता दी हुई है, ठीक है। आगे जो हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी मित्रों आप अगर कोई भी धार्मिक काम करना चाहते हो, ठीक है, आप कोई मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा आपको कोई भी धार्मिक काम करना है, ठीक है, तो उसको आप कर सकते हो अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाई के बारे में स्वतंत्रता, यानी मित्रों यानी राज्य जो होगा ना वो किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। यानी अगर राज्य ये चाहे कि मैं जो है भारत में हिंदू धर्म को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं जो भारत के लोगों से टैक्स वसूल लूँ हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, तो भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 27 में कहा है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, सुनिए, अनुच्छेद 28 ये कहता है
कि जो कुछ शिक्षण संस्थान जो होगी उसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। मित्रों, अगर मान लीजिए कहीं स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, तो उस धार्मिक शिक्षा में शामिल होने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। आपकी मर्जी है कि मैं उस धार्मिक शिक्षा में शामिल हूँ या धार्मिक उपासना। जैसे स्कूलों में जो प्रार्थनाएं होती है, तो कई बार मुद्दा उठ कर के आता है कि मुस्लिम जो समुदाय के लोग होते हैं वो भी उस प्रार्थना में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो उसी की बात वहाँ मूल अधिकारों का उनका हनन होता है कि भैया हम तो जो है हमारी ये अधिकार है कि हम शामिल हो या ना हो, क्योंकि आप जो है ज़्यादातर जो प्रार्थनाएं हम बुलाते हैं स्कूलों में, वो तो प्रार्थनाएं हम बुलाते हैं वो तो हिंदू धर्म से संबंधित होती है, ठीक है। तो उस कारण से वहाँ मुद्दा उठ कर के आता है। फिर अगर अपन अगली बात करें तो देखिए अगला जो मूल अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 बात करता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। यानी मित्रों, अल्पसंख्यकों को जो अपनी भाषा है, अपनी लिपि है और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को सुरक्षा, यानी अपनी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं, उसको यह अधिकार है, उनको यह अधिकार दिया है संविधान के द्वारा। अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। यानी मित्रों, अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं जितने भी, चाहे मुस्लिम हो या जैन हो या बौद्ध हो या सिख हो, तो ये जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं ये जो है अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, और उनका प्रशासन भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात अनुच्छेद 30 की। और अब हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 32 की। मित्रों, अनुच्छेद 31 की अपन चर्चा करें तो अनुच्छेद 31 जो है हमें यानी पहले हमारा अनुच्छेद 31 भी मूल अधिकार था जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, ठीक है, यानी संपत्ति के अधिकार का हमारा मूल अधिकार था। और मित्रों, संविधान ने हमारे को कितने मूल अधिकार दिए थे? याद रखना, संविधान ने हमारे को 7 मूल अधिकार दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, संविधान ने हमें 7 मूल अधिकार दिए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 6 ही मूल अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार भी हमने दिया, हमारे को दिया था संविधान के द्वारा कि आप जो संपत्ति आपके पास होगी, लेकिन संसद ने फिर क्या किया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लेकर के आई थी और उसके माध्यम से संसद ने क्या किया? उसको जो है मूल अधिकारों से हटा दिया और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया, यानी एक सामान्य अधिकार उसको बना दिया, यानी मूल अधिकारों के, यानी उस मूल अधिकार को हमसे छीन लिया, ठीक है। तो अनुच्छेद 31 वहाँ बात की जाती है। अनुच्छेद 32 की अपन चर्चा करें, यानी छठा जो मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी क्या कहता है? मूल अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, जहाँ पे हम रिटें जारी करवा सकते हैं, बंदी, प्रत्यक्ष के परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा, ठीक है। यानी मित्रों, अगर मान लीजिए आपके मूल अधिकार जो भी मैंने आपसे भी चर्चा की अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद जो है 29-30 तक, ठीक है, तो अगर मान लीजिए इन मूल अधिकारों का आपका हनन होता है तो आप भैया सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधे अनुच्छेद 32 के तहत और वहाँ जाकर के रिटें जारी करवा सकते हो, और या फिर आप हाईकोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 226 के तहत, वहाँ पर भी जाकर के आप रिटें जारी करवा सकते हो, ठीक है। तो मित्रों, ये आपने चर्चा की किसके बारे में? मूल अधिकार के बारे में, ठीक है। और डिटेल से हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, फिर भी मैंने आपको जो है प्रत्येक जो मूल अधिकार है उसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया, ठीक है। डिटेल से आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है मेरे वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पर आप जा करके देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा और हमने डिस्कशन किया फैक्चुअल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यानी फैक्चुअल जो डाटा पूछे जाते हैं कौन से अनुच्छेद में कौन से मूल अधिकार हमें दिया गया है। तो मित्रों, ये जो सारणी है आप इसको जो अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।